तो फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के पास स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित। चलिए अपनी ब्रह्मगिरी पर्वत की यात्रा शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध नासिक शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। और त्र्यंबकेश्वर गांव से बाहर से ही एक सड़क सीधी ब्रह्मगिरी पर्वत तक जाती है। और जैसे ही त्र्यंबकेश्वर गांव खत्म होता है, ये सड़क सीधी ब्रह्मगिरी के पार्किंग तक आती है और यहाँ से पूरा ब्रह्मगिरी पहाड़ दिखाई देता है। तो चलिए, अब यहाँ पर पीछे गाड़ियाँ लगा दी है, ये है यहाँ का पार्किंग। और अब सामने की तरफ से हमें ट्रैकिंग शुरू करनी है। लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे इस पहाड़ की चोटी तक पहुँचने के लिए। और पार्किंग से थोड़ी दूरी पर ही पहाड़ की सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है, जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत तक आखिर तक जाती है। यहाँ सीढ़ियों के पास लगे बोर्ड पर पूरे इलाके का नक्शा बना हुआ है, जहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरफ कैसे जाना है और क्या क्या देखना है। सीढ़ियों से 5 से 10 मिनट चलते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चेकपोस्ट लगती है, जहाँ आपको अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करवाना है। यहाँ से ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाने की 30 रुपये की एंट्री फीस है, जिसका निसर्ग पर्यटन स्थल ब्रह्मगिरी के नाम से टिकट मिलेगा। अब यहाँ से इन स्टेप से और आगे बढ़ते जाते हैं। ब्रह्मगिरी के इन सीढ़ियों के पूरे रास्ते में आपको इस तरह की खाने पीने की और नींबू पानी की जगह जगह स्टॉल मिलेगी। सीढ़ियों से लगभग 15 से 20 मिनट चढ़ने के बाद हमें दाईं तरफ एक कमान और एक रास्ता दिखाई देता है। ये रास्ता लगभग आधा से पौना किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंगा द्वार तक जाता है। गोदावरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी से लुप्त होकर गंगा द्वार में एक कुंड से प्रवाहित होती है। लेकिन फिलहाल हम ब्रह्मगिरी पर्वत की तरफ ही चलेंगे। हम देख सकते हैं कि कई यात्री बैठ कर आराम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर रास्ते में ही एक छोटा सा मुक्ताई देवी का मंदिर है। यहाँ दर्शन करके फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर थोड़ी दूरी पर पेशवेकालीन एक 2 मंजिला धर्मशाला दिखाई देती है। यह धर्मशाला आज भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है और इसके ऊपरी मंजिल पर जाने का रास्ता बाहरी सीढ़ियों से बना हुआ है। लगभग 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ से आगे सीढ़ियों के बीच में रेलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आगे पहाड़ की चढ़ाई काफ़ी तीखी हो जाती है और यहाँ से अपनी असली परीक्षा शुरू होती है। पूरी अखंड चट्टान को काट कर इन सीढ़ियों को बनाया गया है और यहाँ से किले पर जाने का रास्ता बनाया गया है। यहाँ पर रास्ते में ही एक 6 फीट की हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन होते हैं और यहीं से आगे और सीढ़ियाँ ऊपर जाती है। चट्टान के अंदर ही बनी 6 फीट की हनुमान जी की मूर्ति के एक हाथ में गदा, दूसरे में द्रोणगिरी और पैरों के नीचे पनौती राक्षसनी को दबाए खड़े हैं। यहाँ से बंदरों का आतंक काफी ज्यादा चालू हो जाता है। मेरे सामने आगे काफी बंदर दिखाई दे रहे हैं, इनसे काफी ज्यादा सावधान रहना है। हाथ में हो सके तो लकड़ी रखिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, सीढ़ियों की चढ़ाई ज़्यादा मुश्किल और तीखी होती जाती है और ये सीढ़ियाँ पहाड़ में चट्टानों को काट कर बनाई हुई है। सीढ़ियों के दोनों तरफ हम पहाड़ की खड़ी चट्टानों को देख सकते हैं। पूरी चट्टान को काट कर इन सीढ़ियों को बनाया हुआ है और जबरदस्त कलाकृति का उदाहरण है ये। पुरातन काल में किस तरह से इन सीढ़ियों को बनाया गया होगा, हम सोच भी नहीं सकते। इन सीढ़ियों से चढ़ते वक्त काफ़ी दम लग जाता है। चट्टानों को काट कर बनाई गई इन सीढ़ियों की कलाकारी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर आप पीछे एक गुफा देख सकते हैं, जिसके ऊपर लगभग बंदरों ने पूरा कब्जा किया हुआ है। बहुत ही सुंदर मूर्तियों से सुसज्जित इस चट्टानी कमरे पर पूरा बंदरों ने कब्जा किया हुआ है। इस वजह से इस कमरे के अंदर की शिल्प को हम देख नहीं सकते। यहाँ पर अपने हाथ में कोई भी खाने पीने की या कीमती चीज मत रखिए। ये बंदर हमला करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। यहाँ से आगे हम त्र्यंबकगढ़ के पहले प्रवेश द्वार के पास पहुँचते हैं, जो कि अखंड पहाड़ को काट कर बनाया हुआ है और आगे की सीढ़ियाँ भी चट्टानों को काट कर ही बनाई हुई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले। अब हम पहुंच गए हैं किले के दूसरे प्रवेश द्वार की तरफ। नीचे लगभग 50 मीटर की ऊंचाई पर ही ये किले का दूसरा प्रवेश द्वार है।
किले का ये दूसरा प्रवेश द्वार हत्ती दरवाजे के नाम से जाना जाता है और यहाँ से आगे की सीढ़ियों पर लगातार पानी बहता है। इस वजह से फिसलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लगभग 1.5 से 2 घंटे की चढ़ाई के बाद हम ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले बैठे हनुमान जी और शिवलिंग के दर्शन होते हैं और इस मंदिर के आसपास कुछ खाने पीने की स्टॉल भी लगी हुई है। यहाँ से आगे एक छोटी सी पहाड़ी की चढ़ाई कर हम ब्रह्मगिरी मंदिर के पास चलते हैं। लगभग चोटी पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है, जहाँ पर है गोदावरी माई का उगम स्थान और आगे है जटाशंकर मंदिर। चले दोनों ही मंदिरों के दर्शन करते हैं और वहाँ से आगे फिर दुर्गा भंडार किले की तरफ चलेंगे। ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुंचकर पर्वत के दूसरी तरफ हमें आना पड़ता है, वहां से थोड़ा सा नीचे उतरकर फिर मंदिर तक पहुंचते हैं। पहाड़ी की चोटी से 15 से 20 मिनट में हम गोदावरी नदी के उगम स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक पुरातन औदुंबर वृक्ष के नीचे मंदिर बना हुआ है। इस स्थान को मूल गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गंगा नदी भगवान शिव की जटा में से गोदावरी के रूप में इसी स्थान से प्रकट होती है। यहाँ एक पानी का कुंड बना हुआ है और यही है गोदावरी नदी का उगम स्थान, जिसे दक्षिण गंगा या गौतमी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पावसाळ्यात या हिवाळ्यात या किती दुष्काळात या तुम्हाला हे गंगेचं पात्र एवढं दिसणार आहे, जे वरी येणार नाही, कमी होणार नाही। यहाँ से आगे हम चलते हैं मुख्य ब्रह्मगिरी मंदिर के दर्शन करने। ब्रह्मगिरी मंदिर इस पहाड़ के बिल्कुल ही किनारे पर बना हुआ है, जहाँ से आगे हजारों फीट की गहरी खाई है। मूल गंगा से गोदावरी उगम होकर वहीं लुप्त हो जाती है और ब्रह्मगिरी मंदिर में इस गोमुख से प्रकट होती है। गोमुख के ऊपर ही माँ गोदावरी की मूर्ति है और गोमुख से निकलकर गोदावरी सामने कुंड में आती है। इस कुंड के सामने ही है पुरातन शिव मंदिर, जिसे ब्रह्मगिरी मंदिर कहते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर गौतम ऋषि ने तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में गौतम ऋषि ने अपने ऊपर लगे गो हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इसी स्थान पर शिवलिंग के सामने भगवान शिव की 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर वो निर्दोष ही है कहा। तब गौतम ऋषि ने इस प्रदेश के कल्याण हेतु माँ गंगा को यहाँ प्रकट करने की प्रार्थना की और भक्त के आवाहन पर भगवान शंकर ने अपनी जटा में से इस पहाड़ पर गंगा की उत्पत्ति की और कहा कि यहाँ गंगा गोदावरी के नाम से जानी जाएगी। ब्रह्मगिरी यात्रा संपूर्ण सफल प्राप्तिरस्तु, अखंडित लक्ष्मी प्राप्तिरस्तु। हाथ जोड़ा। मंदिर के आसपास पूजा सामग्री के साथ ही छोटे छोटे पानी के कैन भी मिलते हैं, जिनमें आप गंगा जल भरकर अपने घर तक ले जा सकते हैं। हो, इथून जेवून जातात। कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गोदावरी नदी के उगम के साथ ही बना था। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जटा मंदिर की तरफ जाने का रास्ता, और यही पगडंडी आगे जटा मंदिर की तरफ जाती है। ब्रह्मगिरी मंदिर से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर इसी पहाड़ पर है जटा मंदिर। ये है जटा मंदिर। ब्रह्मगिरी मंदिर की तरह ही यह मंदिर भी पहाड़ के बिल्कुल ही कोने पर बना हुआ है, जिसके पास से हजारों फीट की खाई है। गोदावरी का जल जब इस स्थान से दक्षिणमुखी होकर समुद्र की तरफ चल दिया, तब गौतम ऋषि की प्रार्थना पर शिवजी ने अपनी जटा पटक कर गोदावरी को यहाँ से लुप्त कर दिया और उत्तर की ओर मोड़कर त्र्यंबकेश्वर के पास प्रकट किया। भगवान शंकर की पट की जटाओं के निशान यहाँ चट्टान पर नजर आते हैं और यहाँ इसी चट्टान की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, अभी हमने जटा मंदिर के दर्शन कर लिए और अब यहाँ से दुर्ग भंडार किले पर चलते हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट जटा मंदिर तक आकर ही वापस लौट जाते हैं, क्योंकि दुर्ग भंडार किले पर जाने का रास्ता काफ़ी ज़्यादा रिस्की और मुश्किल भरा है। इस वजह से यहाँ से आगे कोई नहीं जाता है, केवल ट्रेकर्स ही यहाँ से आगे जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, ब्रह्मगिरी पर्वत को त्र्यंबकगढ़ किले के नाम से जाना जाता है और दुर्ग भंडार का पहाड़ भी ब्रह्मगिरी का ही हिस्सा है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विशेष रणनीति के तहत दुर्ग भंडार को एक अलग किले के रूप में दर्शाया गया था। हालांकि यह ब्रह्मगिरी पर्वत का ही हिस्सा है। दुर्ग भंडार किले तक जाने का रास्ता बहुत ही फिसलन भरा और कठिन है। पहाड़ के कोने से एक छोटी सी पगडंडी यहाँ तक जाती है, जिसके एक तरफ
हजारों फीट की गहरी खाई है। ब्रह्मगिरी पर्वत के आखिरी छोर पर हम आ गए हैं और अब यहाँ से दुर्ग भंडार की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहाड़ के अंदर चट्टानों को काट कर ही सीढ़ियाँ बनाई हुई है गहराई में। ये सीढ़ियाँ लगभग 150 से 200 फीट की गहराई तक बनी हुई है। बहुत ही शानदार और कुशलता से इन सीढ़ियों को बनाया गया है। पहाड़ को बिना गिराए चट्टानों को काट कर बिल्कुल तराश कर इन सीढ़ियों को बनाया है। चलिए यहाँ से नीचे उतरते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। चट्टानों को तराश कर बनाई इन सीढ़ियों की चौड़ाई लगभग 3 फीट की है और लगभग 200 फीट की गहराई में इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर एक छोटे से चट्टानी दरवाजे से हम इस किले से बाहर निकलते हैं। और यहाँ से बाहर आते ही सामने लगभग 100 फीट लंबा और केवल 3 से 4 फीट चौड़ा एक प्राकृतिक पुल नज़र आता है। दुर्ग भंडार किले तक जाने का रास्ता इस पतले से पुल के ऊपर से ही है, जो कि एक काफ़ी रिस्की पैच है। बारिश के दिनों में इस पुल को पार करना नामुमकिन है। इस प्राकृतिक पुल पर बहुत ही संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जोरों की हवा चलती है और कई बार बैलेंस भी बिगड़ने का डर रहता है। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस गया तो नीचे हजारों फीट की खाई में गिर जाएंगे, इसलिए सावधानी से चलना है। ये है दुर्ग भंडार किले का प्रवेश द्वार। चलिए अब यहाँ से अंदर चलते हैं। दुर्ग भंडार किले की सीढ़ियाँ भी त्र्यंबकगढ़ किले की तरह ही पहाड़ में चट्टानों को तराश कर बिल्कुल सुगमता से बनाई गई है। यहाँ पर भी इन सीढ़ियों से लगभग 200 फीट की चढ़ाई चढ़ किले पर जाया जाता है। ब्रह्मगिरी के मुकाबले इस किले पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। इस पूरे किले पर फिलहाल हम अकेले ही हैं और ऐसे स्थानों पर हो सके तो ग्रुप में आना ज़्यादा बेहतर रहता है। अभी हम दुर्ग भंडार किले पर आ चुके हैं। इस किले पर ज़्यादा देखने के लिए कुछ भी नहीं है। पहाड़ के अंदर ही चट्टानों को काटकर जो सीढ़ियाँ और कुछ गुफाएं बनी हुई है, वही देखने की चीज़ है। लगभग 15 से 20 मिनट इस किले पर चलकर हम इस किले के आखिरी बुरुज पर पहुंच जाते हैं, जो कि चट्टानों के अंदर तराश कर ही बनाया हुआ है। और किले के इस आखिरी छोर पर बहुत ही संभल कर आना पड़ता है, क्योंकि दीवारें बिल्कुल ही नहीं है इसके आसपास। काफ़ी ज़्यादा रिस्क है यहाँ पर आना। और यहाँ से पूरे बागलान प्रदेश का शानदार नज़ारा नज़र आता है। और यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट आराम कर उसी प्राकृतिक पुल को पार करते हुए हम वापस ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहुँचे। और ब्रह्मगिरी पर्वत से लगभग 1 से सवा घंटे में हम वापस पार्किंग तक पहुंच गए। और इसी के साथ हमारी ब्रह्मगिरी की यात्रा पूरी हुई।
फ्रेंड्स, आज हमने भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक गोदावरी नदी के उगम स्थान ब्रह्मगिरी पर्वत की यात्रा की। आपको ये स्थान कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई यात्रा में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।